बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज आपके सामने एक बेगुनाह कैदी परवेज़ रियाज़ुद्दीन ख़ान के बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने परवेज़ रियाज़ुद्दीन ख़ान और आसिफ बशीर ख़ान को सिमी के एक पुराने मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। आइए हम जानते हैं कि परवेज़ रियाज़ुद्दीन ख़ान कौन है और उन पर क्या मुकदमा है। परवेज़ रियाज़ुद्दीन ख़ान जलगांव के रहने वाले हैं। 45 साल की उम्र है और अपनी फैमिली के साथ वो वहाँ पर पिछले कई सालों से रहते हैं। पुलिस का कहना यह है कि 2001 में जलगांव के कुछ बच्चे कश्मीर गए थे मिलिटेंट ट्रेनिंग के लिए और उन बच्चों को परवेज़ ख़ान और आसिफ ख़ान ने भेजा था। पुलिस का ये भी कहना है कि परवेज़ ख़ान और आसिफ ख़ान सिमी के एक्टिविस्ट हैं और सिमी के लिए काम करते हैं। वो सिमी के मेंबर है। 1997 में पुलिस का ये कहना है कि जलगांव की एक मस्जिद में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग की इजाज़त के लिए परवेज़ ख़ान ने सिमी लेटर हेड पर परमिशन मांगा था और उस लेटर हेड पर परवेज़ की साइन है उर्दू में। हालांकि परवेज़ का ये कहना है कि वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो उर्दू लिखना नहीं जानते और वो अंग्रेज़ी में दस्तखत करते हैं, उर्दू में नहीं करते। लेकिन पुलिस ने सिमी लेटर हेड की दस्तखत और परवेज़ की जो मौजूदा दस्तखत है उन दोनों का मवाजना करने के लिए कोई पंचनामा नहीं किया, इसलिए जज ने उस लेटर हेड की दस्तखत को मानने से इनकार कर दिया। जज का ये कहना था कि अगर मान लिया जाए कि सिमी लेटर हेड पर उन्होंने मीटिंग करने की या प्रोग्राम करने की परमिशन मांगी थी तो ये परमिशन मांगना जायज़ था, क्योंकि 1997 में सिमी पर कोई पाबंदी नहीं थी और वो आसानी से वो काम कर सकते थे। 2001 में परवेज़ मुमरा आ गए रोज़गार की तलाश में और उर्दू के मशहूर मैगज़ीन अफ़कार मिल्ली के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में वो काम करने लगे और अपनी फैमिली के साथ वो यहीं रहने लगे परवेज़ ख़ान के नाम से। उसके बाद 2006 में आप जानते हैं कि बम्बई की लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए और एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को पकड़ना और परेशान करना शुरू किया। उस वक्त परवेज़ ख़ान को एटीएस ने पकड़ा और उनको जलगांव पुलिस के हवाले कर दिया। 2006 से 2007 परवेज़ जेल में रहे। 1 साल के बाद उन्हें बेल मिली और बेल देते वक्त जज ने 3 सख्त शराइत उन पर आयद की। पहली शर्त ये थी कि हफ्ते में 2 बार लोकल पुलिस स्टेशन की हाज़िरी देना है। दूसरी शर्त ये थी कि लगातार रेगुलर उन्हें कोर्ट अटेंड करना है और तीसरी शर्त ये थी कि जलगांव छोड़कर वो नहीं जा सकते। इन 3 शर्तों के होते हुए परवेज़ ख़ान बहुत ज़्यादा बंद गए और वो अपने काम धंधे से और अपने बिज़नेस से महरूम हो गए। चुनांचा हम देखते हैं कि 82 विटनेसेस उस केस में आए गवाही के लिए, ट्रायल चला और 82 विटनेसेस के बाद पुलिस ने एक अर्ज़ी कोर्ट में पेश की कि इस केस में साजिश हुई थी, इस केस में सेक्शन 120B आईपीसी लगाना हम भूल गए थे, इसलिए इस सेक्शन को लगाया जाए। बहस के बाद कोर्ट ने इजाज़त दी और सेक्शन 120B के तहत भी मुकदमा चलता रहा। जब 2017 में इस केस का फ़ैसला आया तो आईपीसी की सारी दफ़ात के तहत कोर्ट ने परवेज़ ख़ान और आसिफ ख़ान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, लेकिन जो सेक्शन 120P जो बाद में लगाई गई थी उस सेक्शन के तहत दोनों को 10 साल की सज़ा और 10,000 जुर्माना दिया गया। ये फ़ैसला आते ही मुख्तलिफ़ अखबारात ने, खुसूसन जलगांव के मराठी अखबारात ने और दीगर अखबारात ने हेडलाइन शाये की कि सिमी के 2 अतिरिक्त को कोर्ट ने सज़ा दी। उसके बाद परवेज़ ख़ान को दोबारा गिरफ़्तार किया गया और उन्हें नासिक जेल भेज दिया गया। 2017 से 2020 के दरमियान उनका मुकदमा हाई कोर्ट में चलता रहा, अपील फ़ाइल की गई और हाई कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद 2020 में उसका फ़ैसला आया और उनको रिहाई दे दी गई। हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये बात लिखी है कि पुलिस का ये कहना है कि चूँकि 2001 के बाद से परवेज़ जलगांव छोड़कर मफरूर थे, इसलिए ये इस बात की निशानी है कि वो गिल्टी माइंड थे, इसलिए उनको इस केस में सज़ा दी जाए। लेकिन जज का ये कहना था कि किसी का एब्सकॉन्ड हो जाना गिल्टी माइंड साबित नहीं करता, बल्कि वो एक नेचुरल कंडक्ट होता है। कभी कभी इंसान गिरफ़्तारी से बचने के लिए भी मफरूर हो जाता है और हाई कोर्ट ने इस बात को
साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया, जो जजमेंट है सुजीत बिस्वास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। 2013 का ये जजमेंट है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एब्सकॉन्ड होना कोई गुनाह नहीं है। उसमें ये लिखा है, मैं कोट करता हूँ, मेयर ऑफ एब्सकॉन्डेंस ऑफ एन एक्यूज डज नॉट लीड टू अ फर्म कंक्लूजन ऑफ हिज गिल्टी माइंड and an innocent man may also abscond in order to evade arrest, as in light of such a situation such an action may be part of the natural conduct of an accused। चुनांचा जैसे ही ये फैसला आया 2020 में सारा मीडिया खामोश था। एक दो पेपर के अलावा किसी ने भी इन दोनों की रिहाई के बारे में कोई खबर नहीं छापी। फ़िलहाल परवेज़ ख़ान अपनी फैमिली के साथ जलगांव में है और रोज़गार की तलाश में है और अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। पिछले कई सालों से परवेज़ कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर से परेशान है। सवाल ये है कि जिन पुलिस वालों ने परवेज़ ख़ान को और आसिफ खान को इस झूठे मुकदमे में फंसाया, क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या पुलिस और हुकूमत को इन दोनों से माफ़ी मांगते हुए इनको मुआवजा नहीं देना चाहिए? शुक्रिया। ये जिस केस के अंदर मुझे इन्वॉल्व किया गया और फंसाया गया, ये केस जलगांव में 2001 में रजिस्टर हुआ था, लेकिन 2001 से लेके 2006 तक मुझे कभी ये नोटिस नहीं आया या मुझे कभी ये बताया नहीं गया कि इस केस की चार्जशीट के अंदर मेरा नाम है। लेकिन 2006 में रात के 2 बजे एटीएस मेरे घर पर आई और मुझे अरेस्ट कर लेकर गई और मुझे उन्होंने बाद में कुछ दिन रखकर जलगांव पुलिस के हवाले कर दिया और 2017 तक मैंने एक छोटा मोटा कारोबार शुरू किया और उसमें सेटल होने की कोशिश की। लेकिन 2017 के अंदर मेरी अरेस्ट, मुझे मुजरिम साबित करना और 10 साल के लिए सज़ा देना, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर माशी तौर के ऊपर फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन मेरे ऊपर रहा। मुझसे ज़्यादा मुसीबतें मेरी फैमिली ने सहन की। मेरी फैमिली में फिलहाल मेरी मिसेस और 6 बच्चे हैं। ये लोग हर चीज़ के लिए बहुत परेशान रहे और इनके लिए माशी सहूलत या इनके लिए कमाने वाला मैं अकेला ही घर में था। मेरी फैमिली में मैं अकेला ही अपने माँ बाप का बेटा हूँ, ना मुझे भाई है और ना बहन है। इसके लिए मेरे फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ें और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्तकबिल की ज़िंदगी के अंदर अब मैं कौन सा ऐसा पेशा इख्तियार करूं, जबकि मेरी उम्र अभी 45 साल क्रॉस कर चुकी है, कि जिससे मैं अपने फैमिली का सहारा या सपोर्ट बनूं। मैं चाहता हूं कि हमारा जो निज़ाम है, जो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है और उसके बाद में उसको बेदाग साबित करता है, इसके अंदर तब्दीली आए और एक तेज़ रफ्तार निज़ाम ऐसा कायम किया जाए कि अगर कभी बेगुनाहों को फंसाया गया या अटकाया गया तो उनकी बेगुनाही जल्द साबित हो, उनको 10 साल और 15 साल और 20 साल का वक्फा ना लगे। जब इंसान बार बार जेल में जाता है और उसके ऊपर मुसलसल एक बोझ रहता है कि उसको कोर्ट की तारीखें अटेंड करना है, उसको पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देनी है, उसको केस के तमाम मामला देखने हैं, उसको अपनी फैमिली का सोचना है, उसको दीगर बहुत सारे काम करना है। इन सब चीज़ों के अंदर इंसान जो है अगर कभी बोझ लेकर चल रहा है तो वो बकिया अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाता है। एक मुसलसल बोझ उसके सर के ऊपर लगा हुआ रहता है। ये समझा जाता है कि अगर कभी पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगा दिए या कुछ इल्ज़ामात लगाए और इन इल्ज़ामात के तहत उनको अरेस्ट कर दिया और जेलों के अंदर भेज दिए, तो कुछ लोगों का नज़रिया ये बन जाता है कि पुलिस ने अगर अरेस्ट किया होगा तो ज़रूर इन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। इस सोच और फिक्र को बदलने की ज़रूरत है। कभी किसी मीडिया ने मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात सही है या गलत है। अगर यही हाल अगर मीडिया का रहा और यही हाल इस प्लेटफॉर्म का रहा जिससे लोग उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, जिससे सच्चाई और हकीकत जानने की उम्मीदें रखते हैं और आस लगाए रहते हैं, तो आप सोचिए कि फिर इंसाफ के तकाज़ों को कैसे पूरा किया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि जो मीडिया पुलिस के और सरकार के स्टेटमेंट्स शाये करता है किसी मुजरिम के ख़िलाफ़, किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़, उसको चाहिए
कि उससे भी सवालात किए जाए और उसका पक्ष, उसकी बाजू भी रखी जाए और उसको इंसाफ का मौका दिया जाए। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों के लिए दुआएं करता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और जिन लोगों ने मेरे लिए कोशिशें की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।